हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग जय गुडान। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों सबसे पहले आपकी कुछ क्वेरीज हैं उनका रिप्लाई कर दूं। नंबर 1 की एक कल हमने जो सेशन किया था उसमें क्वेश्चन था सस्पेंस अकाउंट वाला कि कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो आंसर है उसका बैलेंस शीट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया था, लेकिन उसमें भी मतलब मुझे भी ऐसा कभी फील होता है कि सस्पेंस अकाउंट है जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट या लायबिलिटी क्यों ट्रांसफर करेंगे। वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम इनकम भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्सपेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ठीक है, बैलेंस शीट में बुक्स में यही लिखा है, बैलेंस शीट में है तो बैलेंस शीट ही होगा, बट एक लॉजिक कुछ मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ आया होगा तो आप बताना मुझे, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों कि एक जो शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा था, प्रिसाइज नोट्स, उसको बनने में टाइम लगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि देखो अच्छी चीज अगर मुझे बनानी है ना तो फिर वो ऐसा नहीं है कि हौश पौश में बना के दे दूँ, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वो लगभग तैयार है अब, हर टॉपिक वाइज जो प्रिसाइज मतलब जिसे हम कहते हैं क्रक्स वो रखा है। हर टॉपिक के साथ में एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज, इधर थ्योरेटिकल पार्ट और एमसीक्यूज हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, सोशल ऑडिटिंग, सोशल अकाउंटिंग और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर नहीं है। अगर आपको इसीलिए परचेज कर रहे हो कि आपको वो ये तीनों टॉपिक चाहिए, तो मैं सीधे बता रहा हूँ नहीं है। रीजन भी बता रहा हूँ क्यों। देखो जो टॉपिक मैंने कभी पढ़े नहीं, कभी पढ़ाए नहीं, जिनका मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं है, उन टॉपिक के ऊपर मैं ज्ञान बांटता फिरूं, ये मुझे अपने आप में सही नहीं लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, जिस चीज का मुझे पता नहीं है, उस चीज के बारे में आप लोगों को बताऊं, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो रखे ही नहीं। तो बाकी हर टॉपिक है वहां पर, वो आपको 100% कल मिल जाएगा, ठीक है। और उसका वीडियो भी बना दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा। इसके साथ 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है, तब तक वो करो। 10 मॉक टेस्ट हैं, 50 क्वेश्चन है उसके अंदर, एनालिसिस वीडियोस हैं, आप वो कर सकते हो। तो ये सब आपके पास है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स प्रिंस कॉमर्स जोन पर चल रहे हैं, वो भी देख सकते हो। कल से वहां पे मैं इनकम टैक्स के एमसीक्यू शुरू करने वाला हूँ, तो ये सब है। तब तक इससे काम चलाओ, बस एक दिन का इंतजार और करो, कल आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हेन preparing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per the cash book, check issued but not presented within the period should be। देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं। हमारे पास एक कैश बुक का बैलेंस हो सकता है, हमारे पास एक पासबुक का बैलेंस हो सकता है दोनों हो। अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो आपको बताना है पासबुक का बैलेंस, यानी कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है। और अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक की तरफ जाना है। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास डेबिट बैलेंस है, किसका? कैश बुक का। और आपको पता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है, प्लस में है। अब इसे लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड शुड बी। हमने कुछ चेक इशू किए थे, किसी को पेमेंट की थी, लेकिन अभी तक वो बैंक से पैसा हमारा निकला नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? समझो जरा ध्यान से। मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? कैश बुक से। इसका मतलब मुझे कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है। सपोज करो दोनों बैलेंस 10-10 हजार के बराबर है। अब मैंने किसी को चेक इशू किया। चेक इशू करने का मतलब तो यही होगा ना कि किसी को मैंने पेमेंट की, और अगर मैंने किसी को पेमेंट की तो मेरा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो कम हो जाएगा। कैश बुक का बैंक कॉलम याद रखना। सपोज करो मैंने किसी को 4000 की पेमेंट की, तो मेरी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है वो 4000 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6000। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में लगा ही नहीं, यानी जिसको मैंने चेक दिया वो मेरी तरह आलसी था या आपकी तरह बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, वो बैंक गया ही नहीं चेक कैश करवाने। इसका मतलब मेरा जो पासबुक का बैलेंस है वो तो 10,000 ही रहेगा, बराबर है। अब दोनों में मिसमैच हो गया, इसी को तो रिकंसाइल करना है। कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरे पास अगर कैश बुक है तो मुझे जाना किसकी तरफ है? पासबुक की तरफ। कैसे जाऊंगा? ये 6 है और ये 10 है, मुझे इसको इसके बराबर कैसे करना है? मुझे वो 4000 वापिस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से भी वो पैसा कटा नहीं है, तो वापिस से उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर भी क्या रहेगा? एडिट। चलिए जी, मूव करो आगे की तरफ। व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक, देखो ऐसा एक और क्वेश्चन ले लिया लेकिन पासबुक के बैलेंस के साथ, ठीक है। व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की, तो उसको हम क्या करेंगे? देखिए फिर से एक कैश बुक और एक पासबुक, और फिर से मैं वही कहानी ले लेता हूं कि दोनों बैलेंस पहले स्टार्टिंग में बराबर थे। अब लेकिन बैलेंस मेरे पास पासबुक है, तो मुझे जाना है किसकी तरफ? कैश बुक की तरफ।
बराबर है। अब क्या हुआ कि डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की, ठीक है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट किसी को पेमेंट कर दी। सपोज करो वो पेमेंट 3000 की थी, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस जो है एज पर पासबुक, एज पर नॉट कैश बुक, एज पर पासबुक, वो 3000 कम हो गया, मतलब 7000 रह गया, लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए तो हम बना रहे हैं ना ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मुझे कहां से कहां जाना है, पासबुक से कैश बुक की तरफ, लेकिन ये बैलेंस कितना है 10 और यहां कितना है 7, तो मुझे वापिस से जो 3000 कटा था वापिस से रिकंसाइल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, एडेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट पे, ₹2500 स्पेंट ऑन ओवरऑल ऑफ मशीन परचेज सेकंड हैंड। देखो एक चीज मैंने बार बार बोली कि कोई भी फिक्स एसेट, चाहे वो न्यू हो ओल्ड हो, अगर आपने खरीदा, उसे खरीदने पर कुछ खर्चा कर दिया, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर दिया, इंस्टॉलेशन का खर्चा कर दिया या ओवरहॉलिंग कर दी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, आपको एसेट अकाउंट को ही डेबिट करना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग नेचर के हों, कभी कभार हों, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आंसर इज ए। The total of discount column on the debit side of cash book recording cash discount deducted by customer when paying their account is posted to। देखो थोड़ा सा इसकी जगह बना ले। हाँ। क्या हुआ, ये आपकी कैश बुक का, मान लो ये कैश कॉलम और ये डिस्काउंट कॉलम, मुझे एक कस्टमर था, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 1000 and allowed him discount, और उसको मैंने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 एज डिस्काउंट। तो मुझे मोहन से पैसा मिला, मैं यहां लिखूंगा कैश बुक की रिसिप्ट है, तो यहां आएगी 1000 रुपया और उसको मैंने 100 रुपया डिस्काउंट दिया। अब मुझे 100 रुपया डिस्काउंट, अब मुझे बताओ ये जो 100 रुपया डिस्काउंट मैंने दिया, मेरे लिए तो एक्सपेंस है ना ये, क्योंकि मुझे 100 रुपया कम मिला। अच्छा, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या था, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम, यानी ये डिस्काउंट कॉलम का टोटल है ऑन द डेबिट साइड, ये मैंने डेबिट साइड ही बना रखी है, ऑफ द कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट, जिसमें हम कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, डिडक्टेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर डिडक्ट करता है जब वो पेमेंट करता है, उसको हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, नहीं। क्रेडिट क्यों नहीं, क्योंकि क्रेडिट में हम क्या दिखाते हैं, इनकम। यहां पर तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरे लिए तो वो क्या है, एक्सपेंस, मैंने पहले से लिख रखा है। डेबिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, भाई अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो पहली बात तो डेबिट नहीं हो सकता, वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है, इसलिए ये भी नहीं है। क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं भाई, क्यों, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस की, इनकम्स क्रेडिट होती हैं, है ना, तो मेरा वो डिस्काउंट रिसीव तो है नहीं, वो तो अलाउड है। डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, बिल्कुल, तो ये डिस्काउंट था, ये मेरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट, इसलिए आंसर रहेगा डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट इज, अरे ये भी हो गया, नेक्स्ट ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सी है जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग है, दैट इज लेजर। जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ प्राइमेंट्री, उसको हम कहते हैं जर्नल या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट आर जनरली बैलेंस्ड, कौन से अकाउंट को जनरली बैलेंस किया जाता है, देखिए एक हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन्स, यही रिकॉर्ड करते हैं ना। तो याद रखना, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस या लॉसेस इनकम गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, इसको बैलेंस नहीं करते, इसका जो भी टोटल होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जहां का भी वो एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते, तो जिसमें नॉमिनल अकाउंट आ रहा है वो बैलेंस नहीं करते, किसको बैलेंस करते हैं, पर्सनल एंड रियल अकाउंट को। While preparing bank reconciliation statement, which of the following transaction will reflect higher balance of bank column of cash book in relation to passbook। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि किस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है
ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू बैंक की पासबुक। कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी वजह से हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है एज कंपेयर टू पासबुक बड़ा दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी कैश बुक 2 कॉलम के साथ बना ली, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पहले डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगर डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया तो कैश बुक में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, एज पर पासबुक बढ़ जाएगा। तो ये तो नहीं है, हमें बताना है कि हमारी जो कैश बुक है, ये जो मैंने बना रखी है कैश बुक, इसका बैंक कॉलम किस ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ेगा। दूसरा है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस अगर हम 2 बार लिखेंगे, चार्जेस मतलब हम बैंक ने हमसे कुछ पैसे, हमारे कुछ पैसे काटे, तो इसका मतलब हमारी पेमेंट है। जब हम पेमेंट यहां पर लिखेंगे बैंक चार्जेस, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। तो हमें बताना है बढ़ेगा किस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो ये भी गलत है। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, मान लो मैंने एक चेक आराम से मिला था, मैंने बैंक में जमा करवा दिया 5000 का, बराबर है मेरा जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है वो बढ़ गया आपका, ठीक है। लेकिन अभी तक वो बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ या बैंक के अकाउंट में आया नहीं, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इससे मेरी जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम बढ़ेगा और जो हमारी पासबुक है एज कंपेयर टू पासबुक। तो सी इज द राइट आंसर, जिसकी वजह से कैश बुक जो है उसका बैंक कॉलम जो है इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू पासबुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंजिबल एसेट, इसमें से कौन सा है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, कंप्यूटर ये आपका क्या है, टेंजिबल एसेट, मतलब ऐसे एसेट जिनको हम देख सकते हो, छू सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया था, नॉन रेकरिंग नेचर के, कभी कभार होने वाले। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, नो। व्हाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, नो। कैरेज पेड एंड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, तो ये जो कैरेज दिया गया और इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे की गई, ये हमारा नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों हमारे कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी याद रखो, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लायबिलिटी, कौन सी इसमें करंट लायबिलिटी नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, बैंक लोन ना, ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो क्वेश्चन पूछा था कौन सी नहीं है, डी इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन लायबिलिटी और इनकम्स, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना एसेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में आते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में आते हैं। और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स जब भी इंक्रीज होती है तो कहां आती है, क्रेडिट में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इंक्रीज इन लायबिलिटी और इनकम ऑलवेज हैज, कौन सा बैलेंस होगा, अभी मैंने बता दिया कि कैपिटल लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती है, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्रेडिट मीन्स, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब क्या है, अभी बताया था। क्रेडिट का मतलब इंक्रीज इन कैपिटल, यस। क्रेडिट का मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी, यस। इंक्रीज इन लायबिलिटी कैपिटल, हाँ। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, सी वाला आंसर, सी इज द राइट आंसर। While preparing accounting equation, debit means, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो डेबिट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। इंक्रीज इन एसेट, यस। इंक्रीज इन एक्सपेंस, यस। इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस, हाँ जी, दोनों ही जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। Bought goods from गोपी 5000 अगेंस्ट चेक, वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन। हमने गोपी से गुड्स खरीदी, इस ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए जो भी परचेजेस कैश में या बाय चेक होती हैं वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम। अगर मैंने गोपी से गुड्स खरीदी लेकिन चेक से, तो पेमेंट की है मैंने, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय परचेज, और कहाँ लिखूंगा, बैंक कॉलम में, ठीक है। मान लो 2000 नहीं, यहाँ 5000, चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 5 लिख देता हूँ। अब मैंने कहाँ लिखी, परचेज बुक नहीं, परचेज बुक में तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट परचेज, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। कैश बुक, कैश कॉलम नहीं भाई, कैश बुक में कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम है।
कैश बुक, बैंक कॉलम, बाय परचेज, बिल्कुल कैश बुक, ये कैश बुक है, बैंक कॉलम और बाय परचेज, सी इज द राइट आंसर। विच बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम सिग्निफाइज फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन सा बैलेंस है जिसकी वजह से हमारा बैंक कॉलम ओवरड्राफ्ट बताता है। तो मैंने कहा था कि जो हमारी कैश बुक होती है उसमें जो कैश कॉलम होता है, कैश कॉलम वो हमेशा डेबिट होगा या नील बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन जो बैंक वाला कॉलम है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा आपका बैंक में है उससे ज्यादा विड्रॉ किया है आपने। चलिए जी आगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? The total quantity of material required per annum, the quantity of material generally ordered, the most economic quantity ordered at a time, the best quality of material ordered। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमें जब मटेरियल की सप्लाई के लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो हमें वो इस तरह से प्लेस करना पड़ता है कि ना तो डिस्काउंट के चक्कर में हम ज़्यादा मंगवा लें, ना पैसा बचाने के चक्कर में कम मंगवाएं, तो कुछ इस तरह से ऑर्डर प्लेस करें कि वो ऑर्डर जो होगा इकोनॉमिकल हो, मतलब हमें सस्ता पड़े। सो द मोस्ट, उस हिसाब से द मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी ऑर्डर्ड एट ए टाइम इज द सही आंसर और राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। रीऑर्डर लेवल इज सेम एज मिनिमम लेवल, आल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी, फिक्स समवेयर बिटवीन मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, एवरेज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। देखिए क्या है रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर मतलब दोबारा से ऑर्डर करना। जब हम कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं ना, जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, बार बार वहां इसलिए देख रहा हूं कि आगे मेरे 3 बार ये सेशन खराब हुआ, एक्चुअली वो स्पेस कम हो गई थी, स्पेस खत्म थी, तो 3 बार मुझे बनाना पड़ा, 2 घंटे लग गए इसी पर। चलिए खैर, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, बार बार कट क्यों हो रहा है। अब आते हैं रीऑर्डर लेवल पे। जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि मुझे आज कोई मटेरियल प्रोडक्ट बनाना है तो मैं आज जाके मटेरियल खरीदूंगा। हमारे पास कुछ मटेरियल पहले से पड़ा रहता है, हमारे स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है, इन्वेंट्री का स्टॉक, वो हमारे पास पड़ा रहता है, तो हम उसी में से इशू करते हैं। अब हमारे पास कितना मटेरियल हमारे पास पड़ा रहता है, उसके लिए हमने लेवल फिक्स किए होते हैं। एक होता है आपका मैक्सिमम लेवल, एक होता है आपका मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब इस लेवल से ज़्यादा आपके पास मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मटेरियल होगा तो क्या होगा, मतलब फालतू में आपका पैसा जो है एक ब्लॉक हो जाएगा। मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो जब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, कब करना है, मैक्सिमम के समय या मिनिमम के समय? देखिए हमें ऑर्डर तब प्लेस करना है जब लेवल हमारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ जाए। कहीं पर हम एक लेवल फिक्स कर दें, भैया ये लेवल है, यहां तक आएगा तो मुझे क्या कर देना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है। मुझे यहां तक का वेट नहीं करना कि मिनिमम लेवल आएगा तब। तो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच हम एक ऑर्डर, एक लेवल फिक्स कर देते हैं जहां पर हम दोबारा से सप्लाई ऑफ मटेरियल की सप्लाई के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उस लेवल को कहते हैं रीऑर्डर लेवल। तो आंसर आपको समझ आ ही गया होगा, फिक्स्ड समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। तो पानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन इज शोन। अब देखो कई बच्चे इसी वर्ड से कंफ्यूज होते हैं, भैया लोन है तो लायबिलिटी है। नहीं, अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो मेरे लिए एसेट है और लेने वाले के लिए लायबिलिटी है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ लोन पे, इसका मतलब मैंने किसी को लोन दिया था, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? देखिए इनकम कहां आती है, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का, तो ये दोनों को हटा ही देते हैं, लायबिलिटी तो है नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम के नाम पर सिर्फ सेल्स आती है, तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बी इज द राइट आंसर। डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कहां रिकॉर्ड करेंगे? देखो बना के दिखाता हूं प्रैक्टिकली, थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में, ठीक है। ये आपका कैश कॉलम, ये आपका बैंक, ये आपका कैश, ये आपका बैंक। जब हमारा कोई भी कैश या बैंक कॉलम बढ़ेगा तो हम बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, घटेगा तो इधर लिखेंगे, बराबर है। डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, मैंने कैश बैंक में जमा करवाया, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा सपोज 2000 मैंने बैंक में जमा करवाया टू कैश। और क्योंकि मैंने कैश जमा करवाया, कैश और बैंक की बात हो रही है, कैश जमा करवाया तो कैश कॉलम मेरा 2000 घट जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक। ये पैसा कहाँ गया? बैंक में गया। अब आते हैं,
डेबिट ऑफ बैंक कॉलम यस, एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, कैश कॉलम के क्रेडिट में पहला ही आंसर सही है हमारा। बाकी भी रीड कर लेते हैं। डेबिट ऑफ कैश कॉलम, देखो कैश कॉलम के डेबिट में नहीं आया है, ठीक है, इसलिए आगे तो पढ़ना भूल जाओ। डेबिट ऑफ कैश कॉलम छोड़ दो भाई, सबसे पहले कैश कॉलम के डेबिट में नहीं है, बैंक कॉलम के डेबिट में है। डेबिट ऑफ बैंक कॉलम यहां तक ठीक है, एंड आल्सो क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम नहीं, क्रेडिट में कैश कॉलम में आया है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन, अब ये ठीक उसका उलट है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है जी, ये ठीक उसका उलट है। सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक ए, जो सिंपल पेटी कैश बुक होती है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होती है? कैश बुक होती है, स्टेटमेंट होती है, जर्नल या नन ऑफ दिस। तो सिंपल पेटी कैश बुक एक स्टेटमेंट होती है भाई, उसमें सिर्फ हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, कैश के रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं करते, सो वो एक स्टेटमेंट है, बी इज द राइट आंसर। इनकम टैक्स एक्ट करंटली इन फोर्स इज, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, करंटली जो इनकम टैक्स एक्ट है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ए पर्सन हु पेज टैक्स ऑन इनकम अर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज, वो पर्सन जो पैसा जो कमा रहा है उस पर टैक्स देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसएससी कहते हैं। एसएससी कोई फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एसएससी इनकम टैक्स की लैंग्वेज में। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू, कहां पर एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जेएनके, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम, नन ऑफ द अबव। भाई होल ऑफ इंडिया में इसमें क्या ही है, सारे इंडिया पे एप्लीकेबल। नेक्स्ट, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उस साल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। और असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? जिस साल की इनकम पे हमें टैक्स देना है। Goods costing rupees 8,000 was sold to Sumit at a profit of 25% on profit on cost, less 10% trade discount and 2% cash discount. Sumit paid 50% amount in cash. Cash account will be debited by. Cash account को हम किस अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे? चलिए जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 8,000। तो प्रॉफिट के लिए क्या बोला? प्रॉफिट के लिए बोला 25% कॉस्ट का ऑफ कॉस्ट, बराबर। अच्छा, सबसे पहले हम सेल प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इसमें भी पूरा ही लिख देता हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट मेरी कितनी है? 8,000, और प्रॉफिट मुझे परसेंटेज में दिया है कि 25% कॉस्ट का मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो जरा 8,000 का मैं 25% करूं तो वो आता है 2,000, ठीक है, ये 4 के साथ, और 2,000 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी सेल, सबसे पहले सेलिंग प्राइस मेरा क्या है? 10,000। यहां तक क्लियर? अब ट्रेड डिस्काउंट आप सबको पता है कि सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करते हैं, तो माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अगर मैंने वो माइनस किया तो अब मेरे पास बैलेंस बचा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 9,000, और 2% उसको कैश डिस्काउंट है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखो, कैश डिस्काउंट हमेशा जितना पेमेंट आप करोगे उस पे मिलता है, ठीक है। अब उसने क्या किया? 2% कैश डिस्काउंट है, लेकिन सुमित ने कितने पैसे दिए? 50% ऑफ अमाउंट कैश, उसने 50% कैश में दिया, तो ये 9,000 है। अगर मैं कैश की बात करूं कि कैश कितना दिया, तो 9,000 का 50% बोले तो 4,500, इतना उसने कैश दिया। तो जो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी वो जितना कैश हमें मिलेगा उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस कर लो इसमें से कैश डिस्काउंट, सीडी लिख रहा हूं, कैश डिस्काउंट 4,500 का 2% वो होता है 90 रुपीज, यानी उसने 4,500 रुपीज देने थे। अब क्योंकि उसने कैश पेमेंट की तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब उसने कितना दिया? 4,410 है भाई कहीं? हाँ, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे किसके साथ? 4,410। आई होप ये आपको क्लियर है। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 was sold to मोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% सेल। थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बताऊंगा क्या। और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। देखिए सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 8,000, वो प्रॉफिट कितना है? यहां पर आप ध्यान से देखो कि यहां 20% ऑन सेल बोला गया है प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, 20% सेल है
और यहाँ कॉस्ट है। अच्छा कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सेल का तो मैंने बता दिया, सेल निकालने का फॉर्मूला क्या था? सेल निकालने का फॉर्मूला था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला सेल्स माइनस प्रॉफिट, यही है। तो अब मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, 8000 है, ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट? 20% ऑन सेल। अब ध्यान से देखो, ये 20% सेल का कह रहा है। अगर मैं अज्यूम ये करूं कि 100% मेरी सेल है, सेल मेरी 100% है, तो परसेंटेज में प्रॉफिट मेरा कितना है? 20%, बराबर है कि सेल मेरी अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 20%। लेकिन वो मुझे उसने कहा सेल पे निकालने के लिए, लेकिन मेरे पास देखो क्या है, मेरे पास कॉस्ट है, यानी ये 8000 जो है मेरी क्या है? कॉस्ट है, और मुझे कहा सेल पे, या तो ये दोनों कॉस्ट हो या दोनों सेल हो। तो मैं इसको कॉस्ट बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा? ये फॉर्मूला देखो, सॉरी कॉस्ट करना है सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस परसेंटेज में मेरा 100 है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं परसेंटेज में, तो वो कितना है? सेल्स माइनस प्रॉफिट 20, इसका मतलब 8000 इंटू 20/80 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, गलती ना हो जाए तो कैलकुलेटर, हाँ ठीक है जी, 2000। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया? कॉस्ट 8000, प्रॉफिट 2000, यानी कुल मिला के 10000। ठीक है जी। अच्छा अब देखो इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो 10000 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो 10000 मेरा सेलिंग प्राइस है, इसमें से माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। तो 10000 का अगर मैं 10% करूं तो वो होता है 1000, यानी बैलेंस कितना बचा? 9000। तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे किसके साथ? 9000 के साथ। आप सबको बता दूं कि सेल को क्रेडिट करना हो या परचेज को डेबिट करना हो, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, तो ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू कर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो वैल्यू बनेगी, आप उस वैल्यू पे अपनी सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट को डेबिट या फिर क्रेडिट करोगे। तो सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक बार मैं देखना चाहूंगा। हाँ ठीक है, चलिए जी। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑप्शंस आपके सामने। नॉमिनल अकाउंट नहीं भाई, नॉमिनल अकाउंट में तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी है। नॉमिनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट में एसेट रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर ये ऑप्शन नहीं होती तो हम उसको पर्सनल अकाउंट ही लिखते, लेकिन पर्सनल अकाउंट की भी टाइप्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो जितना हमारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। डी इज द राइट आंसर। A prepayment of insurance premium will appear in the balance sheet and in the insurance account respectively. अगर हमने इंश्योरेंस एडवांस दी तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगी? देखिए, कोई भी एक्सपेंस प्री पेमेंट, कोई भी एक्सपेंस है वो बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, ठीक है, तो ऑन द एसेट साइड। और कोई भी एक्सपेंस एडवांस है, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हमारा एसेट है, और यहीं से देख लेते हैं एसेट्स के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। सो प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपेयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? एसेट साइड में। और एंड द इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि हमने प्रीपे की है, एडवांस दी है, एसेट्स कोई भी पेमेंट अगर एडवांस करें तो एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसलिए आंसर रहेगा सी, एन एसेट एंड ए डेबिट बैलेंस। चलिए जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल A, understate cost of goods manufactured in that period, overstate current assets, overstate gross profit from sale in that period, understate net income। देखिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, हमारा आपको पता है क्लोजिंग जो स्टॉक होता है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड्स का हो, कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आता है। आपको याद होगा ट्रेडिंग कौन में क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, तो वो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड्स का हो, या किसी का वो क्रेडिट साइड में आता है। और आपको ये भी पता है कि क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम्स। अगर हम क्लोजिंग जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको कम रिकॉर्ड करें, यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हम अपनी इनकम को कम दिखाएं, तो उससे क्या होगा? हमारी इनकम भी कम दिखेगी इन दैट पीरियड। कोई भी इनकम अगर हम कम दिखाएंगे तो हमारी इनकम कम दिखेगी। अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, नो। ओवरस्टेट करंट एसेट्स, नहीं, करंट एसेट को अंडरस्टेट करेगा, कम दिखाएगा। ओवरस्टेट ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एक्चुअल में डी,
कि अगर हम कोई भी स्टॉक हो, वो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश गुड्स का हो, या रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, अगर हम कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट हमें कम दिखेगा, अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में आती है और क्रेडिट साइड में आप सबको पता है कि इनकम्स आती है। इनकम का कम दिखाना मतलब प्रॉफिट कम होना, इनकम का ज़्यादा दिखाना मतलब प्रॉफिट का ज़्यादा दिखना। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड यानी कम दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी, नेट इनकम भी उस क्रेडिट की कम दिखेगी। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। आज कसम से थक गया, मुझे लगता है 30-35 मिनट का वीडियो बना होगा, लेकिन बनाने में मुझे लग गए हैं 2.5 घंटे, क्योंकि 2 बार तो लास्ट क्वेश्चन में पहुंचा हुआ था और बाद में नज़र पड़ी मॉनिटर पे तो पता चला बंद है, फिर जलाया, फिर देखा तो फिर बंद हो गया 20-25 मिनट के बाद, फिर जाके पता चला कि दिक्कत यह है कि स्पेस नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, डिलीट की और फिर से वीडियो बनाया, थक गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन में कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।